हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं कुलजीत सिंह। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, आज हम पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स एक्चुअली में क्या होते हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, इनका क्या रोल है हमारे जीनोम के अंदर, इनके मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोजिशन कि कैसे ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं वो जीनोम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे ट्रांसपोजन्स इन यूकैरियोट्स एंड ट्रांसपोजन्स इन प्रोकैरियोट्स। और लास्ट में हम देखेंगे इनकी सिग्निफिकेंस कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं इनका रोल क्या है जीनोम के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए that occur in genome in multiple copies and bear the ability to move from one location to other location in the genome। हाँ जी, जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं ये एक छोटी सी सीक्वेंस हो सकती है डीएनए की, या फिर एक शॉर्ट सेगमेंट हो सकता है डीएनए का जो जीनोम के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और इसकी कॉपीज़ मोर देन वन प्रेजेंट हो सकती हैं। एंड उस सेगमेंट ऑफ डीएनए के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो मूव कर सकता है जहाँ पे एक पोजीशन से अनदर पोजीशन, एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर भी मूवमेंट शो कर सकता है और वो नेक्स्ट किसी अदर क्रोमोसोम में भी जाके ऐड हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, कि ऐसे शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो मूव कर सकते हैं। जी हाँ, इनको मूवमेंट के लिए किसी भी अदर जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती, ये खुद से ही मूव करते हैं। ठीक है, और इन्हें हम कॉमनली ट्रांसपोजन्स भी बोलते हैं और जंपिंग जीन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जंप कर रहे हैं जीनोम के अंदर, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के अंदर ये जीन मूव कर रहे हैं, जंप करके उछल के कूद के जा रहे हैं दूसरे क्रोमोसोम के अंदर, इसलिए हम इन्हें बोल रहे हैं जंपिंग जीन्स। या फिर हम इन्हें बोलते हैं मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स। जी हाँ, मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स मतलब कि ये डीएनए की ऐसे एलिमेंट हैं, डीएनए की ऐसी सीक्वेंस है जो मोबाइल है। मींस एक जगह पे फिक्स नहीं है, मूवमेंट शो करती हैं वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद इन द जीनोम। एंड हम इन्हें इंसर्शन सीक्वेंस भी नाम बोलते हैं, क्योंकि ये इंसर्ट होती हैं किसी दूसरी जगह पे जाके जीनोम के अंदर। तो ऐसी सीक्वेंस जो कहीं और जाके इंसर्ट हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो हम उन्हें नाम देते हैं इंसर्शन सीक्वेंस। तो ट्रांसपोजिबल एलिमेंट हैं तो इनके डिफरेंट अदर नेम्स भी हैं, तो वो हम देखें। और इसके बाद ये जो प्रोसेस है जिसमें कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे हैं विद इन द जीनोम, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसपोजिशन। जी हाँ, वो प्रोसेस जिसके अंदर ट्रांसपोजन्स हो गए, या फिर जंपिंग जीन्स हो गए, या फिर मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स हो गए, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाएं, मूवमेंट शो करें, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। सबसे पहले जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं इनकी डिस्कवरी की है एक फीमेल साइंटिस्ट बारबारा एम.सी. क्लिंटॉक। जी हाँ, इस लेडी साइंटिस्ट ने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 30 साल लगाए हैं। हाँ जी, इन्होंने जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर किए थे मेज़ ग्रेन के अंदर। मेज़ ग्रेन के जो कर्नल्स होते हैं उनके
जो कलर्स होते हैं वो वैरी करते हैं, तो उनके कलर्स की वेरिएशन को देखते हुए इनके माइंड में एक आइडिया आया कि ये कलर चेंज क्यों हो रहा है कर्नल्स का सीड टू सीड। तो इसलिए उन्होंने इसके अंदर डिस्कवरी स्टार्ट की और बहुत एक लंबा टाइम लगाया और लंबे टाइम के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो कर्नल्स का कलर चेंज हो रहा है वो जीन्स की वजह से चेंज हो रहा है, कि इसके अंदर जीन्स वो मोबाइल हैं, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूवमेंट शो करते हैं और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो जो बारबरा एमसी क्लिंटॉक हैं, इनको श्रेय जाता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए। तो इनका जो वर्क प्रोसेस था, अगर हम उसकी बात करें बारबरा एमसी क्लिंटॉक का, तो इन्होंने एक फिनोमिना देखा कि जो कर्नल्स हैं कॉर्न के, उनके अंदर जो पिगमेंटेशन है वो अनइवन है। मीन्स सभी का जो पिगमेंट कलर है वो सेम नहीं है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो कॉर्न के कर्नल्स हैं उनका कलर अलग अलग है। तो इसके लिए उन्होंने देखा कि क्या है ऐसा जीनोम के अंदर कि जो सभी कर्नल्स का जो कलर है वो डिफरेंट आ रहा है। तो उन्होंने इसके ऊपर एक लंबा एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का अगर हम नतीजा देखें तो वो क्या बोलते हैं कि वेरिएशन इन द कलर ऑफ कर्नल्स वाज ड्यू टू ट्रांसपोजिशन ऑफ जेनेटिक एलिमेंट विद इन और बिटवीन द क्रोमोसोम। मीन्स कि ये जो कर्नल्स का कलर चेंज हो रहा है, ये क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द जो ट्रांसपोजिशन हो रही है जेनेटिक एलिमेंट्स की, एक क्रोमोसोम के अंदर भी हो सकती है और जो डिफरेंट क्रोमोसोम है उनके अंदर भी हो सकती है। तो इस टाइप से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कैरी किया जिसमें उन्होंने डिस्कवरी की ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की इन मेज। यस, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन, कि ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं वो एक क्रोमोसोम से नेक्स्ट क्रोमोसोम में या फिर विद इन उसी क्रोमोसोम के अंदर किसी अनदर पोजीशन पे जाके ऐड हो रही हैं, इंसर्ट हो रहे हैं। तो वो ट्रांसपोजिशन का मैकेनिज्म क्या है? तो ट्रांसपोजन्स इसके लिए एक एंजाइम कोड करते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोजेज। ट्रांसपोजेज ऐसा एंजाइम है जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की जो सीक्वेंस हैं उनको वहाँ से कट करेगा और आगे नेक्स्ट पे ऐड करवाएगा। यस, तो इसके फर्दर मैकेनिज्म टू टाइप के माने जाते हैं, ट्रांसपोजन्स और सेकंड है रेट्रो ट्रांसपोजन्स। तो हम बात करते हैं आगे ट्रांसपोजन्स क्या होते हैं और रेट्रो ट्रांसपोजन्स क्या होते हैं। यस, तो ट्रांसपोजन्स ऐसा मैकेनिज्म है ट्रांसपोजिशन का जिसके अंदर जो डोनर डीएनए है, डोनर डीएनए का जो सेगमेंट है वो वहाँ से कट होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजेज एंजाइम से, अभी हमने जस्ट बात की है, और उसकी हेल्प से जो डोनर डीएनए है वो कट किया जाएगा और नेक्स्ट जहाँ पे भी जो टारगेट डीएनए है जिसके भी अंदर उन्होंने इंसर्ट होना है वो अनदर क्रोमोसोम भी हो सकता है और विद इन द सेम क्रोमोसोम कोई अनदर पोजीशन भी हो सकती है। तो वहाँ पे जाके वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। तो वो वाला जो मैकेनिज्म है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोजन्स। सेकंड, रेट्रो ट्रांसपोजन्स। तो रेट्रो ट्रांसपोजन्स जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले जो डीएनए है, जो डोनर डीएनए जिसने मूवमेंट करनी है, उससे आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से पहले आरएनए की फॉर्मेशन की जाएगी एंड आरएनए से उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से जो डीएनए है वो बनाया जाएगा एंड उसके बाद जो डीएनए बना है उसकी ट्रांसपोजिशन होगी जो हमारा टारगेट डीएनए एलिमेंट है उसके अंदर। तो इस टाइप से ये डिफरेंस है रेट्रो ट्रांसपोजन्स और ट्रांसपोजन के अंदर। जो रेट्रो ट्रांसपोजन है उसमें सबसे पहले जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसकी हेल्प से आरएनए से फर्दर डीएनए बनाया जाएगा और वो जो डीएनए बनेगा वो जाके इंसर्ट होगा टारगेट डीएनए के अंदर। और ट्रांसपोजन के अंदर सिंपल टाइप में जो डोनर डीएनए है
वो जाके ऐड हो जाएगा टारगेट डीएनए के अंदर। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जो ट्रांसपोजन टाइप का मैकेनिज्म है, इसके फर्दर 2 टाइप माने जाते हैं जिनका नाम है कंजर्वेटिव, और इस कंजर्वेटिव टाइप को हम बोलते हैं कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। एंड सेकंड टाइप है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन मैकेनिज्म। यस, तो ट्रांसपोजन के फर्दर 2 टाइप, इसमें पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन या फिर इसका सेकंड नेम है कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन। तो सिंपल ट्रांसपोजिशन में ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो डोनर डीएनए है वो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजेज एंजाइम की हेल्प से कट किया जाएगा और टारगेट साइट पे जाके उसी को ही पेस्ट किया जाएगा। इसमें कंजर्वेटिव हम इसे बोल रहे हैं बिकॉज जो डोनर डीएनए है जिसकी ट्रांसपोजिशन होनी है वो कंजर्व रहेगा और उसी की फर्दर जाके क्या की जाएगी, इंसर्शन करवाई जाएगी। तो ये है हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन। सेकंड, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन। यस, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन में मीन्स पहले जो हमारे पास डोनर डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन की जाएगी, मतलब एक अनदर कॉपी ऑफ डीएनए की फॉर्मेशन की जाएगी, और जो हम रेप्लिकेशन के बाद बनेगा डीएनए की कॉपी उसकी इंसर्शन की जाएगी टारगेट साइट पे। तो इस टाइप से ये है हमारे पास रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन। रेप्लिकेटिव नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें ट्रांसपोजिशन किसकी होगी, डीएनए के रेप्लिकेटिव पार्ट की पहले रेप्लिकेशन होगी और उसके बाद जो न्यू कॉपी ऑफ डीएनए आएगी वो जाके इंसर्ट होगी टारगेट साइट पे। तो ये थे हमारे पास ट्रांसपोजन के फर्दर 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। और नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोजन्स इन यूकैरियोट्स। ट्रांसपोजन्स इन यूकैरियोट्स में हम स्टडी करेंगे मेज़ के अंदर जो बारबरा एमसी क्लिंटोक ने एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने जो दिए थे ACDC सिस्टम ऑफ मेज़, एंड इन्होंने बोला था कि कंट्रोलिंग जीन्स होते हैं जो कर्नल के कलर्स को चेंज करते हैं, जिसकी हेल्प से जो कर्नल्स का कलर है वो चेंज होता है, और उनको नाम देते हैं ACDS सिस्टम ऑफ मेज़। तो इसमें हम देखते हैं इन्होंने MC क्लिंटोक ने देखा कि जेनेटिक एक एलिमेंट है जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है और इसको इन्होंने नाम दिया DS मीन्स डिसोसिएशन एलिमेंट। तो इनको एक जेनेटिक एलिमेंट मिला जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है और इसको नाम देते हैं ये DS एलिमेंट। जो ये DS एलिमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम की ब्रेकेज के लिए। यस, क्रोमोसोम की ब्रेकेज एट द साइट ऑफ न्यू पोजीशन और इट मे इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ये जब भी इसकी ट्रांसपोजिशन होगी किसी न्यू साइट पे जाके इंसर्ट होगा तो वहाँ पे ये क्या करेगा कि जो जीन है उनकी कटिंग कर देगा या फिर जीन की जो एक्सप्रेशन है उसको इनहिबिट कर देगा। लेकिन ये जो DS एलिमेंट है ये नॉन ऑटोनोमस कंट्रोलिंग एलिमेंट माना जाता है। मींस नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट कंट्रोलिंग जीन्स एलिमेंट कौन से होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ऑटोनोमस सबसे पहले हम देखते हैं। ऑटोनोमस ऐसे होते हैं एलिमेंट्स जिनकी जो ट्रांसपोजिशन है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, बट जो नॉन ऑटोनोमस कंट्रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं ये डिपेंड होते हैं किसी अनदर एलिमेंट पे। तो जो DC है वो खुद से जाके कुछ भी नहीं कर सकता, ये डिपेंड है। लेकिन अगर हम बात करें ये डिपेंड किस पे है तो इन्होंने देखा कि ये जो DS सिस्टम है ये DS डिपेंड है अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलिमेंट जिसे इन्होंने नाम दिया AC फॉर एसोसिएशन एलिमेंट। तो इस टाइप से इनको सबसे पहले जो क्रोमोसोम नंबर 9 था उस पर एक एलिमेंट मिला जिसको इन्होंने नाम दिया DS एंड डिसोसिएशन, और वो क्या है फर्दर डिपेंड है एक अनदर एलिमेंट पे और उस डिपेंडिंग एलिमेंट को नाम देते हैं AC और AC मीन्स एसोसिएशन एलिमेंट। जो AC एलिमेंट है ये फर्दर ऑटोनोमस कंट्रोलिंग एलिमेंट है, मींस ये खुद का जो ट्रांसपोजिशन है उसके लिए खुद ही ट्रांसपोजेज एंजाइम की फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो
डीएस सिस्टम है, डीएस नॉन ऑटोनोमस कंट्रोलिंग एलिमेंट है, तो ये डिपेंड है एसी एलिमेंट पे। तो इस टाइप से इन्होंने बारबरा एमसी क्लिंटोक ने ये दो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट वो देखे। फर्दर हम देखते हैं इनकी प्रोसेस। तो इसके अंदर हमने दिखा रखा है फिगर के अंदर कि सबसे पहले जब एसी एब्सेंट है, तो एसी एब्सेंट है तो जो डीएस एलिमेंट है वो नॉट ट्रांसपोजेबल, वो ट्रांसपोजेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो हमने अभी बात की वो डिपेंड है किस पे, एसी पे डिपेंड है। तो जब एसी प्रेजेंट होगा तभी जो डीएस एलिमेंट है उसकी ट्रांसपोजिशन संभव है। तो फर्स्ट केस में, ए केस में देखिए कि जो जो डीएस है वो ट्रांसपोजिशन शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा अगर हम बात करें तो एसी जो एलिमेंट है वो एब्सेंट है इसलिए। सेकंड में हम देखते हैं जब एसी प्रेजेंट है तो डीएस क्या करेगा, ट्रांसपोजिशन शो करेगा, ट्रांसपोजेबल है तो उसकी ट्रांसपोजिशन होगी एक अनदर जीन के अंदर, और उसे हम नाम देते हैं सी एलील। उसके ऊपर जाके वो क्या हो जाएगी, डीएस की ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। और हमने बात की जो डीएस एलिमेंट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकेज के लिए। ये क्रोमोसोम के अंदर कट लगा देगा, ब्रेक कर देगा जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। तो उसके बाद जब ये कट लगा देगा तो जो सी एलील है वो उसकी एक्सप्रेशन इनिबिट हो जाएगी, मींस वो शो नहीं हो पाएगा, लॉस हो जाएगा फर्दर। और इस टाइप से जो सी एलील है उसका एक्सप्रेशन शो नहीं हो पाएगा, एंड जो हमारा सीड का कर्नल है, मेज़ का कर्नल है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो सी एलील होता है अगर हम उसकी बात करें तो वो एक एंजाइम एनकोड करता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एल्यूरोन के पर्पल कलर के लिए। तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो जहाँ पे जो सी एलील है वो प्रेजेंट रहेगा, एक्सप्रेशन शो करेगा, बिकॉज इसके केस में जो डीएस है उसकी ट्रांसपोजिशन नहीं हो रही, तो जो एलील है वो प्रेजेंट है तो जो एल्यूरोन है उसका कलर क्या रहेगा, पर्पल। एंड सेकंड केस में अगर हम बात करें जब डीएस एलिमेंट की क्या होगी, ट्रांसपोजिशन, तो जो कर्नल है उनका कलर पर्पल नहीं होगा, उनका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सी एलील था उसका जो पोर्शन था वो कट हो जाएगा क्रोमोसोम से। ठीक है, तो ये थी ट्रांसपोजिशन इन यूकैरियोट्स जिसमें हमने स्टडी किया एमसी क्लिंटोक के द्वारा जो डिस्कवरी थी। उन्होंने जो डिस्कवर किया मेज़ कर्नल्स का कलर चेंज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द कंट्रोलिंग जीन्स की वजह से चेंज होता है। तो इसमें दो हमने बात की एलिमेंट्स, एसी और डीएस, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो ये था हमारे पास ट्रांसपोजिशन इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोजन्स इन प्रोकैरियोट्स। यस, प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसे हम नाम देते हैं बैक्टीरियल ट्रांसपोजन्स, इंसर्शन सीक्वेंस। तो इसे इन दो फर्दर नेम्स के द्वारा भी जाना जाता है, बैक्टीरियल ट्रांसपोजन्स। तो ये सबसे पहले बैक्टीरिया में देखे गए, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर देखे गए हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो जो इंसर्शन एलिमेंट है, इंसर्शन सीक्वेंस है, ये शॉर्ट स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट होता है विच इंसर्टेड एट डिफरेंट पोजीशन इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो छोटा सा एक सेगमेंट हो सकता है डीएनए का जो कि वहाँ से ट्रांसपोजिशन शो करेगा और बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में किसी अनदर पोजीशन पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। और इस इंसर्शन सीक्वेंस की अगर हम लेंथ देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 kb लेंथ होती है। दैट इज़ द इसके अंदर लेस देन 2500 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स इंक्लूड होते हैं। तो छोटी सीक्वेंस होती है जो कि मूव करेगी। एंड इस सीक्वेंस के दोनों तरफ, दोनों एंड्स पे एक इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर है इंसर्शन सीक्वेंस की, कि इसके दोनों साइड पे हमेशा इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट होंगे जिनकी लेंथ होगी मैक्सिमम 50 बेस पेयर लेंथ हो सकती है। तो इस टाइप से ये हमारे पास ट्रांसपोजन्स इन प्रोकैरियोट्स या फिर बैक्टीरियल ट्रांसपोजन्स। तो नीचे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि
जो इंसर्शन एलिमेंट्स हैं वो शो कर रखे हैं और उनकी लेंथ 1 to 2 KB लेंथ है और उनके एंड्स पे दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, अप्रोक्सीमेटली 50 बेस पेयर लॉन्ग इन्वर्टेड रिपीट्स, और इन्वर्टेड रिपीट्स के बाद प्रेजेंट हैं डायरेक्ट रिपीट्स। और इस टाइप से ये जो सीक्वेंस हैं ये फर्दर जो ट्रांसपोजिशन है वो शो करती हैं, इस जगह से एक जगह से मूव करेंगी और बैक्टीरिया के ही क्रोमोसोम के अंदर किसी दूसरी पोजीशन पे जाके ऐड हो जाएंगी। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास अदर ट्रांसपोजन्स, जैसे कि हम बात करें ड्रोसोफिला के अंदर भी मिलते हैं हमें, जिसे हम नाम देते हैं पी एलिमेंट इन ड्रोसोफिला। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी मिलते हैं जिसे हम नाम देते हैं अलू फैमिली, और बैक्टीरिया के अंदर भी मिलते हैं, वायरसेस के अंदर भी मिलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम स्टडी करेंगे दो ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। तो इनका यूज़ क्या है, तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं, जंपिंग जीन्स हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्टली एज ए जेनेटिक मार्कर। तो इन्हें हम यूज़ करेंगे एज ए जेनेटिक मार्कर। कोई भी जो डिज़ीज़ है उसका जब हमें पता लगाना होता है तो उसके लिए हम इन्हें मॉलिक्यूलर मार्कर की तरह यूज़ करते हैं, मार्क कर देते हैं और ये जीनोम के अंदर जाके ऐड हो जाते हैं, उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। सेकंड, एज ए ट्रांसफॉर्मेशनल वेक्टर, तो इनका हम वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं जब हमने अपना कोई डीएनए इंसर्ट करवाना हो बैक्टीरिया के अंदर या किसी भी अनदर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जो हमारे पास ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होगा या फिर जंपिंग जीन्स होगा तो उसके साथ हमारी जो सीक्वेंस है डीएनए की जो हमें ऐड करवानी है उसे हम वहाँ पे अटैच करवा देंगे और फर्दर ये अपने आप मूवमेंट करते हैं, अपने आप चले जाएंगे डीएनए के अनदर पोजीशन पे। तो इस टाइप से हमारे जो डिज़ायरेबल सीक्वेंस है डीएनए की उसको भी ये कैरी करते जाएंगे। नेक्स्ट है एज ए म्यूटाजन। तो जैसे कि ये डीएनए के एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जा रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो म्यूटेशन भी कॉज कर सकते हैं। कुछ एक हमने जैसे अभी बात की इन केस ऑफ जो मेज़ है, तो उसमें जो डीएस डिसोसिएशन एलिमेंट था वो क्या करवा रहा था, क्रोमोसोम की कटिंग कर रहा था, कट कर रहा था क्रोमोसोम को। तो इस टाइप से डिलीशन हो सकती है क्रोमोसोम की, और जिससे हमें म्यूटेशन का सामना करना पड़ सकता है, क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन आ सकती है। एडिशन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं और कॉपी भी करते हैं, तो इस टाइप से ये म्यूटेशन को कॉज कर सकते हैं। और रोल इन एवोल्यूशन, और जो हमारे पास जंपिंग जीन्स हैं इनका एवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिग्निफिकेंस, और हमने बात की जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे बने, उनकी डिस्कवरी क्या थी और किस टाइप से वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।